नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लॉक में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर फर्स्ट के बारे में, जो कि टॉपिक है आपका 15 मार्क्स का, जिसमें हम बताने वाले हैं ई कॉमर्स का संपूर्ण इतिहास। यानी कि ई कॉमर्स से संबंधित करीब आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम डिटेल पूर्वक आपको बताने वाले हैं। इस लेक्चर को अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा और सुना तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस टॉपिक से 15 मार्क्स की जगह 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं, ई कॉमर्स की सुविधाएं वगैरह क्या हैं, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। उससे पहले कुछ आपका जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेते हैं। भैया और दिखाओ, कुछ नया दिखाओ ना, कुछ ट्रेडिशनल दिखाओ, ये क्या आपने सुने हैं? ये सवाल ज़रूर सुने होंगे। जब आप किसी दुकान पर शॉपिंग करने जाते हैं तब यही सवाल आपसे या आप खुद भी करते होंगे, और पहले से ख़रीदारी करने आए कस्टमर के मुंह से भी आपको सुनने को मिले होंगे। समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है, इसी तरह हमारा शॉपिंग करने का और व्यापार करने का तरीका भी चेंज होता जा रहा है। और हमें अब कुर्सी खरीदने के लिए पास के फर्नीचर स्टोर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये काम अपने घर बैठे बैठे एक क्लिक द्वारा कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक क्लिक से आप अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये सहूलत दी है आपके ई कॉमर्स ने। ई कॉमर्स आपके लिए ज़रूरत की हर चीज़ प्रदान करने में सक्षम है। अब जान लेते हैं कि ई कॉमर्स क्या है, यानी कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स को हम बात करें तो जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी कहते हैं। इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पाद और सेवाएं खरीदना, बेचना तथा ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना एवं डेटा को शेयर करने की प्रक्रिया आपकी ई कॉमर्स कहलाती है। ई कॉमर्स में फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तथा सेवाओं का भी व्यापार होता है। यानी कि ई कॉमर्स के द्वारा आप फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तथा सर्विसेज को भी गेन कर सकते हैं। अगर और आसान शब्दों में कहें तो ऑनलाइन शॉपिंग करना ही आपका ई कॉमर्स कहलाता है। आप फिजिकल प्रोडक्ट के अंतर्गत आपके फर्नीचर, किचन आइटम, इंडस्ट्री मशीनरी आदि आते हैं। और डिजिटल गुड्स की बात की जाए तो ई बुक्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, पेपर्स वगैरह, वीडियो कोर्स, ग्राफिक्स, पेंटिंग्स आदि आती हैं। और सेवाओं की बात करें तो कंसल्टेंसी, टीचिंग, राइटिंग, हेल्थ एडवर्टाइज और लीगल एडवाइस आदि ऑनलाइन खरीद बेच सकते हैं। ई कॉमर्स के जरिए दुकान और सामान सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर ही रह गई है। आप बस सामान सिलेक्ट कीजिए, भुगतान कीजिए और हो गई आपकी शॉपिंग। आप ना दुकान पर गए, ना पैसे गिने और ना दुकानदार से मिले। इतना ही आसान है ई कॉमर्स द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग करना। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, बिग बास्केट, अलीबाबा, पेटीएम मॉल, मिंत्रा, स्नैपडील, शॉप क्लाउज आदि ई कॉमर्स खिलाड़ियों ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने ऑनलाइन शॉपिंग को व्यापक स्तर पर पहुंचा दिया है। यानी कि जो आपकी ई कॉमर्स द्वारा जो आपकी अमेजन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट वगैरह हैं, ये काफ़ी हाई लेवल के शॉपिंग ऐप होते हैं और अपने ग्राहकों तक सुनिश्चित भी की है। इससे ग्राहकों के साथ साथ मर्चेंट्स को भी लाभ होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट तथा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए किया जाता है, जिसमें आपका पेमेंट गेटवे, SSL सर्टिफिकेट, इन्वेंटरीज, टैक्सेस, इनक्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी आदि इंटीग्रेटेड कर जाती हैं, ताकि शॉपिंग के दौरान ग्राहक के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो और उसे सारी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जा सकें। मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन चैटिंग, कॉलिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से भी ई बिजनेस किया जा रहा है, लेकिन इन सभी से वेबसाइट और ऐप साफ बेचिता साबित हुए हैं। अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स शब्द को लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग अलग होता है, जिसकी हम आपको बताने वाले हैं। ई कॉमर्स शब्द को सही लिखने में गलती हो जाती है, क्योंकि इस शब्द के कई अर्थ होते हैं और कई रूप में ये प्रचलित है और खूब अखबारों से लेकर ब्लॉग पोस्टेज तक में लिखे जाते हैं। मगर खुशी की बात यह है कि ये सभी रूप मान्य हैं और सही भी हैं। आप किसी भी तरह ई कॉमर्स लिख सकते हैं। नीचे कुछ प्रचलित रूप दिए जा रहे हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर ई कॉमर्स लिखा दिखाई दे रहा है आपको। अब पसंद आपकी है, आपको कौन सा शब्द लिखने में सहूलियत है। मगर हम यहाँ हिंदी के लिए ई कॉमर्स हमने भी यही शब्द इस्तेमाल किया है और अंग्रेजी के लिए ई कॉमर्स शब्द की सलाह देंगे।
अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है। यह आपके करीब 5 नंबर का टॉपिक है। 11 अगस्त 1994 की एक दोपहर को फिल ब्रेडन बर्जन ने अपना कंप्यूटर शुरू किया और नेट मार्केट एक ऑनलाइन स्टोर होता है से स्टिंग की सीड को यानी कि $12.48 में ख़रीदा, जिसका भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया गया था और इस सीडी का नाम था 10 सोमोनर्स टेल्स था। इस घटना ने इतिहास रचा था और आज भी इसे ही असल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन माना जाता है, क्योंकि इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान पहली बार इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग में हुआ था, जो आज हम आम बात हो गई है। मगर ई कॉमर्स का जन्म भी इंटरनेट के समय से ही हो गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी, शैक्षिक संस्थान, शोधार्थी, वैज्ञानिक अपने रिसर्च पेपर तथा शैक्षिक सामग्री का आदान प्रदान करने लगे थे। यह प्रोसेस आर्पानेट के बनने के बाद अपने कदम पर यानी कि जारी हो चुकी थी। 1960 के दौरान बिजनेस ने अन्य कंपनियों के साथ अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI का उपयोग करते हुए शेयर करने शुरू कर दिए थे। फिर 1979 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बिजनेस डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए सार्वभौमिक मानक तैयार किए, जिन्हें ASC X12 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों जैसे eBay, अमेजॉन आदि का जन्म शुरू हुआ और ई कॉमर्स क्रांति की शुरुआत हो गई। डॉक्यूमेंट शेयरिंग से शुरू हुई तकनीक आज हमारे हाथ में समा चुकी है और हम दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन उपलब्ध वस्तु को एक क्लिक करके खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स की असल ताकत यही है, लेकिन इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई और नए प्लेटफॉर्म, टूल्स, तकनीकी का इजाद हुआ, जिसका संक्षिप्त वर्णन ई कॉमर्स टाइमलाइन में दिया जा रहा है। इस टाइमलाइन को आपको गौर से देखना है। यह ई कॉमर्स हिस्ट्री टाइमलाइन बनाने में विकिपीडिया और बिग कॉमर्स पर उपलब्ध जानकारी का सहारा लिया गया है। पर ई कॉमर्स हिस्ट्री टाइमलाइन है यानी कि 1979 कंप्यूसर्व की स्थापना हुई थी। 1979 माइकल एल्ड्रिच ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया था। 1981 में थॉमसन हॉलिडेज UK पहले यानी कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू हुआ था। 1982 में फ्रांस टेलीकॉम ने मिनीटेल को ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए शुरू किया था। 1982 में बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउज़र का कोड लिखा था। 1992 में बुक स्टैक्स अनलिमिटेड ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया, जिसकी वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई थी। अब यह वेबसाइट चेंज होकर ये हो गई है। 1994 में नेटस्केप ने नेटस्केप नेविगेटर शुरू किया था। 1994 में नेट मार्केट से 10 सोमोनर्स टेल्स पहली सुरक्षित खरीदारी बनी, जिसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदा गया था। 1995 में eBay तथा अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट शुरू हुई थी और 1998 में पेपल को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया था। 1999 में alibaba.com की शुरुआत हुई थी। 2000 में गूगल ने एडवर्ड्स को शुरू किया था। 2005 में अमेजन ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजॉन प्राइम सेवा शुरू की। 2005 में दस्तकारी तथा पुराने कीमती सामान यानी कि विंटेज गुड्स ऑनलाइन बेचने खरीदने के लिए ईस्टे मार्केट प्लेस शुरू किया था। 2009 में ऑनलाइन स्टोर फ्रंट प्लेटफॉर्म यानी कि बिग कॉमर्स शुरू हुआ था। 2009 में स्क्वायर इंक की शुरुआत हुई थी। 2011 में गूगल वॉलेट को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए शुरू किया गया था। आपने देखा होगा गूगल पे 2011 में फेसबुक ने स्पॉन्सर स्टोरीज नाम से विज्ञापन शुरू किया था। 2011 में स्ट्राइप की शुरुआत हुई थी। 2014 में एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए शुरू किया गया था और 2014 में Z.com की शुरुआत हुई थी। 2017 में इंस्टाग्राम
शॉपेबल पोस्ट पेश की गई थी और 2020 में रिलायंस रिटेल द्वारा जियो मार्ट की शुरुआत की गई थी। तो ये थे आपकी हिस्ट्री ऑफ टाइमलाइन। अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं जिन्हें मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स से संचालित होता है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है आपका बिजनेस टू बिजनेस, जिसे B2B बोलते हैं। उसके बाद है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसे B2C बोलते हैं। उसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर CTC, कंज्यूमर टू बिजनेस यानी कि C2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस जिसे बोलते हैं G2B, बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी कि B2G, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट यानी कि C2G। ये हैं कुछ आपके 7 प्रकार के ई कॉमर्स। अब पहले इनके बारे में 1 बाय जान लेते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल यानी कि B2B आखिर में होता क्या? जब ऑनलाइन बिजनेस 2 से अधिक, यानी कि जब ऑनलाइन बिजनेस 2 से अधिक बिजनेस कंपनियों, संस्थानों, एजेंसियों के बीच किया जाता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहलाता है, यानी कि B2B कहलाता है। समझने की बात यह है कि जब ऑनलाइन बिजनेस यानी कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है वो 2 से अधिक कंपनियों के साथ या संस्थानों या एजेंसियों के बीच किया जाता है तो वो आपका B2B कहलाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में अंतिम उपभोक्ता आप या हम नहीं होते, बल्कि एक दूसरा व्यापार भी होता है जो दूसरे व्यापार से अपनी ज़रूरत का सामान ऑनलाइन खरीदता है। इस बिजनेस मॉडल में उत्पादक, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी शामिल होते हैं। तो ये रहा था आपका पहले प्रकार का यानी कि B2B बिजनेस मॉडल। इसको काफ़ी शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में हमने तैयार किया है और इसे समझने भी आसानी होती है। यहाँ पर व्यापारी अधिकतर कच्चा सामान, रिपैकिंग होने वाला सामान खरीदते हैं और सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर तथा कानूनी सलाह शामिल होती है, मगर यहीं तक सीमित नहीं है। उसके बाद आता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल यानी कि B2C। ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप B2C है। जब आप एक प्रकाशक से अपने लिए कोई किताब ऑर्डर करते हैं, यानी कि कोई भी आप किताब मंगाते हैं, तो यह शॉपिंग इसी बिजनेस मॉडल में शामिल होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन सीधा बिजनेस से उपभोक्ता के बीच होता है। यानी कि जो हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमसे लेकर डायरेक्ट कंपनी के ऑनर से होता है, जो कंपनी की वेबसाइट होती है। उसके बाद है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल यानी कि C2C। यह मॉडल शुरुआत का बिजनेस मॉडल है। इस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, जिसमें आ जाता है आपका eBay और अमेजॉन पर। आपको कुछ इसी तरह का मॉडल देखने को मिलता है, जहां पर एक ग्राहक अपना पुराना सामान तथा नया सामान भी सीधे ग्राहक को बेचता है। उसके बाद है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल यानी कि C2C। जब एक ग्राहक अपना सामान अथवा सेवाएं सीधे एक बिजनेस को बेचता है तो यह ई कॉमर्स मॉडल C2B कहलाता है। यहाँ पर C2C नहीं है, C2B कहलाता है। एक फोटोग्राफर, गायक, कॉमेडियन, नर्तक यानी कि डांसर, यूट्यूबर आदि अपने दर्शकों के हिसाब से बिजनेस से उत्पाद प्रचार के शुल्क ले सकते हैं और अपनी कुछ सेवाएं रॉयल्टी के आधार पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। यह कार्य सभी कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आते हैं और पेशेवर लोग इस बिजनेस मॉडल से खूब पैसा कमाते हैं। यानी कि जो आपका यूट्यूब है वो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल के रूप में आ जाता है। अगला है आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल यानी कि G2B। इस बिजनेस मॉडल का सबसे अच्छा उदाहरण है ई गवर्नेंस, जिसके तहत सरकारें अथवा प्रशासनिक संस्थान अपनी सेवाएं व्यापारिक संस्थानों को इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध करवाती हैं। इन सेवाओं की सूची देश काल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। कानूनी दस्तावेज, पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सरकारी या नौकरी प्रावधान तथा अन्य व्यापारिक सेवाएं सरकारें ऑनलाइन मुहैया करा रही हैं, जिससे सरकार और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का समय और पूंजी दोनों बच रहे हैं। आपने सुना होगा sarkariresult.com। इस वेबसाइट पर आपको नौकरी से रिलेटेड सभी प्रकार की पोस्ट वगैरह देखने के लिए मिलती हैं, जो आपकी आती हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल के अंतर्गत।
उसके बाद है आपका बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल यानी कि B2G। जब सरकारें अपनी ज़रूरत का कुछ सामान अथवा सेवाएं बिजनेस से ऑनलाइन खरीदती हैं तो इसे B2G ई-कॉमर्स मॉडल कहा जाता है। उदाहरण, किसी लोकल सरकारी एजेंसी को अपने अधिकार क्षेत्र में CCTV कैमरा लगवाने हैं तो वह इसके लिए किसी कैमरा स्टोर में कैमरा खरीदती है और उन्हें लगवाने का ठेका भी किसी बिजनेस को दे सकती है। यानी कि बिजनेस का मतलब यहाँ पर कंपनी से है और यह सब कार्य इसी मॉडल में आते हैं। भारत देश में इसका सबसे अच्छा उदाहरण बाबा रामदेव का लोकप्रिय स्वदेशी पतंजलि ब्रांड यानी कि निजी व्यापार है, जो अपने उत्पाद भारतीय सेना सरकारी संस्था को बेच रहा है। यह बिजनेस मॉडल B2G के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है आपका कंज्यूमर टू गवर्नमेंट मॉडल यानी कि C2G। ई गवर्नेंस सेवा यहाँ पर भी लागू होती है क्योंकि एक आम नागरिक का भी बहुत सारा सरकारी कामकाज रहता है जिसके लिए उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मगर जब सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती हैं तो ग्राहक सीधी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। ई मित्र सेवा यानी कि जनसेवा केंद्र, उमंग, ई फीलिंग, डिजी लॉकर, फास्टैग आदि इसी मॉडल के उदाहरण हैं। उसके बाद है ई कॉमर्स का फ़ायदा यानी कि एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। इससे पहले बात कर लें, जो आपने प्रकार पढ़े हैं वो काफ़ी आपको शॉर्ट डेफिनेशन में बताए गए हैं जिसे याद करने में काफ़ी आसानी होगी। और साथ ही साथ बात करें तो PDF आपको समय से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स का फ़ायदा यानी कि एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको सामान खरीदने के लिए दुकानदार या स्टोर तक नहीं जाना है, बल्कि सामान खुद आप तक आ जाएगा। आप बस ऑर्डर कीजिए और भुगतान करके डिलीवरी एड्रेस चुन लीजिए और हो गई आपकी ख़रीदारी। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य फ़ायदे हैं एक ग्राहक को होते हैं, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है विश्वव्यापी यानी कि ग्लोबल रीच। आप ई कॉमर्स की सहायता से पूरी दुनिया में पहुंच बना लेते हैं। यदि आप एक विक्रेता हैं तो आपके लिए नए ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आपका ग्राहक बनने के लिए तैयार है और ग्राहक के लिए दुनिया भर के स्टोर सामान बेचने के लिए उपलब्ध रहते हैं। वह अपनी पसंद का कुछ भी सामान आराम से देखकर और जानकारी करके खरीद सकते हैं। नंबर 2 है आपका सस्ता यानी कि चीप रेट यानी कि सबसे सस्ते रेट। ई कॉमर्स का संचालन एक किराना की दुकान के बराबर भी नहीं होता है। यदि आप ऑनलाइन खुद का स्टोर फ्रंट बनाते हैं, आप बिना ₹1 खर्च करे ऑनलाइन दुकान शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट खरीदने को उपलब्ध रहते हैं। कंपनियां को बिचौलिया का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इनकी लागत का सीधा असर प्रोडक्ट की लागत पर होता है। क्योंकि इनकी ज़रूरत ख़त्म सी हो जाती है, इसलिए प्रोडक्ट की वास्तविक कीमत कम हो जाती है और आपको सामान खरीदने के लिए दुकानदार भी नहीं जाना है, तो किराया और पेट्रोल डीजल की बचत भी हो जाती है। तीसरा पॉइंट यह है कि आसान शॉपिंग यानी कि ईजी शॉपिंग। ऑनलाइन सामान खरीदना आसान है। लोगों ने खुद माना है कि उन्हें दुकानदार से सामान खरीदने की बजाय ऑनलाइन सामान खरीदना ज़्यादा आसान लगता है और यह तरीका उन लोगों के लिए कारगर है जिन्हें स्टोर मॉल्स पर जाने में दिक्कत या असहजता महसूस होती है। वह अपना मनपसंद सामान आराम से घर से, ऑफिस से, कॉलेज आदि से ऑर्डर कर सकते हैं और उसे मनपसंद जगह पर मंगवा भी सकते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि हर समय ये उपलब्ध रहता है। गली की दुकान या मॉल की भांति ऑनलाइन स्टोर का कोई खुलने बंद होने का समय तय नहीं है। आप 24/7 शॉपिंग कर सकते हैं। यह दुकान साल के 365 दिन खुली रहती है। पाँचवा पॉइंट यह है कि जल्दी खरीदारी संभव, ईजी यानी कि फास्ट चेकआउट्स। यदि आप किसी स्टोर पर जाएंगे तो आपको पहले से पहुंचे हुए ग्राहकों के निपटने का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आपका नंबर आता है। और यदि आपको ज़्यादा आइटम खरीदने हैं तब तो आपको कई स्टोर्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जो एक थका देने वाला काम साबित हो सकता है। मगर ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सारा सामान एक जगह से ऑर्डर कर सकते हैं और लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप एक से ज़्यादा आइटम खरीद रहे हैं तो सर्च फीचर का इस्तेमाल कीजिए और अपने प्रोडक्ट को ढूंढिए। ब्राउज करके एक एक आइटम को जानकारी लेकर उसे ऐड टू कार्ट यानी कि जो फ्लिपकार्ट का जो सिस्टम होता है उसके ज़रिए आप कर सकते हैं।
छठा नंबर है पर्सनल सिफारिश यानी कि पर्सनल रिकमेंडेशन। ऑनलाइन स्टोर आपके सर्च, व्यवहार और पुरानी शॉपिंग के आधार पर आपके लिए प्रोडक्ट की सिफारिशें करता है और आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से प्रोडक्ट सुझाता है। यह सुविधा एक फिजिकल स्टोर पर नहीं मिलती। उसके बाद है ई कॉमर्स का नुकसान यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह ई कॉमर्स के फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी होते हैं जो ग्राहक को कई मुसीबतों में फंसा सकते हैं। प्रोडक्ट की असल जानकारी नहीं यानी कि नो टच और नो सीइंग। एक सामान्य स्टोर से कई आइटम खरीदते समय हम आइटम को कई तरीक़ों से जांच सकते हैं और साथियों से भी सलाह ले सकते हैं, मगर ऑनलाइन स्टोर से सामान खरीदते समय यह सुविधा नहीं मिल सकती, क्योंकि आप कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से एक सोफ़ा की जांच नहीं कर सकते जो सेलर द्वारा उस आइटम के बारे में लिखा जाता है। हमें उस पर ही निर्भर रहकर सामान की खरीदारी करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट यह है कि आत्मसंतुष्टि कम यानी कि नो सेल्फ सेटिस्फिकेशन। जब ग्राहक अपने हाथों से आइटम को छूकर देखता है और आंखों से देख और परख लेता है, तब उसे जो संतुष्टि मिलती है उसकी तुलना ऑनलाइन खरीदारी से संभव नहीं है, क्योंकि आपको छूने और देखने की सुविधा नहीं मिलती है। हाँ, आप प्रोडक्ट के फ़ोटो को देखकर खुश हो सकते हैं, यही सच्चाई है। तकनीक का ज्ञान है यानी कि नीड ऑफ टेक नॉलेज। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल साक्षर होने की ज़रूरत है। यदि आपको कंप्यूटर, इंटरनेट, नेट बैंकिंग आदि का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है तो आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग बेकार है। चौथा पॉइंट है असुरक्षित यानी कि सिक्योरिटी। ई कॉमर्स पर धोखाधड़ी की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी करना ज़्यादा आसान और बारीक है। इसे एक सामान्य यूजर नहीं पहचान पाता, इसलिए इसे असुरक्षित माना गया है। साइबर क्राइम का बढ़ता ग्राफ उसे और मजबूती देता है। फिशिंग, कॉलीगर्स, डुप्लीकेट यूआरएल आदि वे तरीके हैं जिनके जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी की जाती है। अगला पॉइंट है ग्राहक सेवा की कमी यानी कि लैक ऑफ कस्टमर सर्विस। स्टोर से खरीदारी करते समय आप बहुत सारी आशंकाओं का समाधान मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। आप कैशियर, क्लर्क, मैनेजर से सीधे मिलकर सवाल कर सकते हैं, मगर ऑनलाइन स्टोर पर यह सुविधा नहीं मिलती है और आपको एक निश्चित समय का इंतज़ार करना पड़ता है, और आप किसी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलता। सामान के लिए इंतज़ार यानी कि वेट फॉर डिलीवरी। आपने भुगतान किया और सामान आपका, मगर ऑनलाइन स्टोर पर ऐसा नहीं है। भुगतान करने के बावजूद भी आपको सामान के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, जो ग्राहकों में खींच पैदा करता है, और ऐसे कुछ बिजनेस ना तो अतिरिक्त पैसा कमाने का जरिया बना रखा है, जो ग्राहकों के अधिकारियों के साथ भी खिलवाड़ है। उसके बाद है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जिसकी बात करेंगे हम कल की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।